गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी के सेकेंड ईयर विषय विज्ञान यूनिट फर्स्ट विज्ञान की प्रकृति के टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की पारस्परिक निर्भरता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर प्रौद्योगिकी के आक्रमण क्या है, जिसके बारे में कल हमने संक्षिप्त थोड़ी बहुत चर्चा की। आज हम उसी को संक्षिप्त रूप में आगे बढ़ाते हुए शुरू कर रहा हूँ, जिसमें यह बताया गया है कि वैदिक युग के हजारों वर्षों बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग अवतरण। वैदिक युग के हजारों वर्षों बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पुनः अवतरण पश्चिम की धरती पर हुआ। पश्चिम में औद्योगिक क्रांति के बाद विज्ञान का जीवन के हर क्षेत्र में अनुप्रयोग बढ़ गया। विज्ञान का अनुप्रयोग पक्ष ही प्रौद्योगिकी है। यह प्रौद्योगिकी आज मानवीय जीवन के हर क्षेत्र में इतनी हावी है कि पाठ्यक्रम निर्माताओं ने इसे पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी आक्रमण का ही नाम दे दिया। आक्रमण शब्द में किसी के द्वारा उसकी शक्ति सामर्थ्य का जबरदस्ती थोपने का, अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का भाव है। प्रश्न यह है कि क्या यह शक्ति प्रयोग प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सही है। इस संबंध में एक मत यह है कि आज मनुष्य की स्थिति यह है कि उसे अच्छा जीवन जीने के लिए सुबह से शाम तक प्रौद्योगिकी का ही सहारा लेता है। स्वच्छ जल, शीतल वायु, स्वच्छ पृथ्वी, वांछित अग्नि तत्व एवं शब्द, ये हमारे पंच तत्व हैं। इनसे हम अथवा हमारा अस्तित्व बना हुआ है। इनसे हम अथवा हमारा अस्तित्व, हमारा प्रमाण बना हुआ है। आज हम इन पांचों तत्वों के जीवन में उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हैं। या यूं कहिए कि समाज के एक वर्ग का, जो समाज में शीर्षस्थ से समृद्ध है, जिसकी देश की रीति नीति बनाने में अहम भूमिका है, दैनिक काम भी प्रौद्योगिकी के सहारे के बिना नहीं चलता। प्रौद्योगिकी उनके जीवन में घुसपैठ कर गई। शुद्ध जल करने का यंत्र, जल को प्राप्त करने के यंत्र, शुद्ध शीतल गर्म वायु प्राप्त करने के यंत्र, ऊर्जा रूप अग्नि का यंत्र, शब्द संप्रेषण के साधन यंत्र, अनेक अनिवार्य संसाधन हैं जिन्होंने घुसपैठ कर उसके जीवन पर अपना अधिकार कर लिया है। इसलिए प्रौद्योगिकी आक्रमण शब्द का प्रयोग हमारे जीवन में हुआ है। यह घुसपैठ व्यवस्था के नाम से भी है। व्यवस्था में इस वर्ग ने हथियार डाल दिए, इसलिए शायद प्रौद्योगिकी आक्रमण शब्दावली का प्रयोग किया गया। दूसरा मत यह है कि प्रौद्योगिकी आक्रमण शहरों के धनाढ्य वर्ग पर हुआ। दूसरा मत यह है कि प्रौद्योगिकी आक्रमण शहरों के धनाढ्य वर्ग पर हुआ, जो कि देश की जनसंख्या का अधिकतम 20% होगा। देश का 80% जनता और उसमें से 70 से 72% जनता जो गांव में रहती है, उसके जीवन में तो प्रौद्योगिकी आक्रमण नहीं हुआ है। उसे जैसा जल मिला है, उसे प्राकृतिक रूप में वह पीती है। स्वच्छ वायु उसे प्रभुत मात्रा में या प्रचुर मात्रा में बिना किसी यंत्र के उपलब्ध है। अग्नि के लिए वह प्रकृति पर आश्रित है। शब्द का श्रवण सामान्यतः प्राकृतिक रूप से सुनाती है। फिर कहाँ है प्रौद्योगिकी आक्रमण। शहरों में तो प्रौद्योगिकी आक्रमण है, पर ग्रामीण जीवन में प्रौद्योगिकी आक्रमण अभी भी दूर है। यह कथन आंशिक सत्य हो सकता है कि हम पाते हैं कि गाँव में भी जल संकट है। जल कहाँ है, किस स्थिति में है, इसका खोज, इसका प्रबंधन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है। जल के खारेपन, उसके हानिकारक तत्वों का निस्तारण भी प्रौद्योगिकी से ही होता है। कृषि जो गांव का मुख्य व्यवसाय है, उसके लिए सिंचाई के संसाधन आज
प्रौद्योगिकी के देन हैं। जल ही नहीं, मृदारक्षण, बीज, उर्वरक, कीटनाशक प्रौद्योगिकी देन। जल ही नहीं, मृदा रक्षण, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, विभिन्न प्रकार की फसलें, पशु एवं दुग्ध उत्पादन जो गांव के जीवन के प्रमुख आधार हैं, उनका विकास प्रौद्योगिकी से ही संभव हुआ है। विस्तार में नहीं जाकर इतना ही कहा जा सकता है कि हमारे शहरी एवं ग्रामीण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का दखल है। यह दखल तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सीमा तक दखल वर्तमान युग की परिस्थितियों में उपयोगी है। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ प्रौद्योगिकी अनावश्यक रूप से दखल कर प्राकृतिक प्रक्रियाओं से छेड़छाड़ कर रही है और इस प्रकार के दखल का हमारे प्राकृतिक अधिकार में आक्रमण कहा जा सकता है। एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाती है। बात यह है कि यह प्रयोग एवं अनुभव सिद्ध बात है कि प्रकृति के क्षेत्र में जबरदस्ती से घुसपैठ करना मानव जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण प्रदूषण हुआ है तथा विश्व के जिन जिन देशों में इसका ज्यादा प्रयोग हुआ है वहां मनुष्य एक भौतिक वस्तु होता जा रहा है। इस भौतिक वस्तु होता जा रहा है, उसकी इंसानियत लुप्त होती जा रही है। प्रकृति का यह श्रेष्ठ जीव मानव अब जड़वत यंत्र हो गया है। उसकी इंसानियत लुप्त होती जा रही है। प्रकृति का श्रेष्ठ मानव जीव जब जड़वत यंत्र हो गया, फिर इसके होने न होने से क्या लाभ? प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में जबरदस्ती दखल कहाँ तक? इसका एक उदाहरण यह भी है कि मानव क्लोन बनाने का सन 2003 के प्रारंभ में जब तक अमेरिकी कंपनी क्लोनेड ने मानव क्लोन बना लेने का दावा किया तो सारी दुनिया हरकत में आई। विभिन्न प्रतिक्रियाएं प्रकट हुई, कुछ नैतिक सवाल उठे, कुछ सामाजिक समस्याएं हमारे सामने आई। उन समस्याओं में हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं। जो समस्या हमारे सामने नंबर 1, नैतिक सवाल। क्या विज्ञान की प्रकृति से छेड़छाड़ करने की छूट दी जानी चाहिए और यदि छूट दी जाए तो किस हद तक? इसे आधार मानकर मानव क्लोन बनाने की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समुदाय ने निंदा की। संयुक्त राष्ट्र बयान में भी इसका निंदा की गई। जर्मनी, ब्रिटेन, कई देश इस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। स्वीडन, फ्रांस आदि इसकी तैयारी में है। फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिरोक ने चिंता जाहिर की कि इससे बच्चों की व्यावसायिक उत्पादन का सिलसिला शुरू हो जाए। जो व्यावसायिक उत्पादन का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि हमारे लिए खतरनाक है। ईसाई और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं ने तो इसकी जबरदस्त निंदा कर इसका विरोध किया। इसे घृणित कर्म करार दिया। इसे ईश्वर की रची कायनात में इंसानी दखल बताया। अमेरिकी ईसाइयों ने भी इसे विध्वंसक क्रिया की संज्ञा दी। सारांश है कि नैतिक, धार्मिक दृष्टि से प्रौद्योगिकी के इस आक्रमण की सभी ने आलोचना की है। प्रकृति के क्षेत्र में इस दखल को निंदनीय कृत्य माना गया या अपराध माना गया है। नैतिक सवाल में यह बताया गया है कि क्या विज्ञान का प्रकृति से छेड़छाड़ करने की छूट दी जानी चाहिए और यदि छूट दी जाए तो किस हद तक इसे आधार मानकर मानव क्लोन बनाने की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समुदाय ने निंदा की। संयुक्त राष्ट्र के बयान में भी इसकी निंदा की गई। जर्मनी, ब्रिटेन सहित कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाया। स्वीडन, फ्रांस इस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिरोक ने इस पर चिंता जाहिर की। इससे बच्चों की व्यावसायिक उत्पादन का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो हमारे लिए खतरनाक है। इससे ही मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं ने इसकी निंदा कर इसका विरोध जताया। इसे घृणित कर्म करार दिया। इसे ईश्वर की रची कायनात में इंसानी दखल बताया गया। अमेरिकी ईसाई ने तो इस विध्वंसक क्रिया की संज्ञा दे डाली।
सारांश यह है कि नैतिक धार्मिक दृष्टि से प्रौद्योगिकी के इस आक्रमण की सभी ने आलोचना की। प्रकृति के क्षेत्र में इस दखल को निंदनीय कृत्य माना गया। आज हम प्रौद्योगिकी आक्रमण व नैतिक सवाल के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी दी। कल हम आपको सामाजिक सवाल एवं वैज्ञानिक सवाल के बारे में अध्ययन करेंगे। आप घर पे रहें, सेफ रहें और इस वैश्विक महामारी के दौर में आप अपना व अपने परिजनों का ध्यान रखें।